नवभारत समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। दोस्तों, इस समय देश में सामान्य लोकसभा निर्वाचन को लेकर एक हलचल सी देखी जा रही है। जनमानस में नेतागण ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जन जन से संपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन से नाजिम अली एडवोकेट। इनसे जानेंगे कि जो इस बार का चुनाव हो रहा है ये कैसे चुनाव हो रहा है, मुद्दों को लेकर हो रहा है या किस बात को लेकर चुनाव हो रहा है। स्वागत है आपका वकील साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो दूसरी गठबंधन के लोग 1 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं, तो कहीं आटा और डाटा की बात कर रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दल अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार जनता क्या मैनिफेस्टो पे चुनाव करेगी या किसी लालच में बहेगी? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, इस देश में सभी पार्टियां अपनी अपनी आइडियोलॉजी पे चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे उस आइडियोलॉजी के हिसाब से सेट कर रही है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से मुद्दे सेट कर रही है, लेकिन जनता ये देख रही है कि क्या ज़रूरी है। क्या मंदिर ज़रूरी है, आटा और डाटा ज़रूरी है, ये जनता ये देख रही है कि क्या ज़रूरी है। और जनता ज़रूरी मुद्दों पर चुनाव में इस बार मतदान करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अपने 28 लोकसभा से अगर बात करें तो 10 साल से टेनी जी महाराज हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं। और जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मंगलसूत्र ले लिया जाएगा तो भैंसें ले ली जाएंगी, तो जनता से ये बताया जा रहा है कि आपका पैसा छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपका गठबंधन क्या कह रहा है समाज में? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की किसी भी बात को बहुत सीरियस नहीं लेता। और इसलिए सीरियस नहीं लेता क्योंकि 2014 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में आई तो उसने कहा कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे। उसके बाद वही नेता महोदय ये बात कहने लगे कि वो हमारा चुनावी जुमला था। तो इस जो परिवेश में, लोकसभा चुनाव की इस परिवेश में जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, मैं उसको सीरियस इसीलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि आज जो वो बात ये कह रहे हैं, कल चुनाव के बाद कहेंगे वो एक चुनावी जुमला था। तो आपका गठबंधन भी तो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, क्या कहीं ये भी चुनावी जुमला तो नहीं? नहीं। देखिए, गठबंधन के किसी भी नेता ने अपने किसी भी बयान से कभी भी पलटने की कोई बात नहीं कही। अखिलेश यादव ने जब कभी कहा कि हम बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो इस देश के लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता दिया गया। अखिलेश यादव ने जब भी ये बात कही, समाजवादी पार्टी ने जब भी ये बात कही कि हम कन्या विद्याधन देंगे, हम लैपटॉप देंगे, तो उन्होंने दे कर के दिखाया। और उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि ये कोई हमारा चुनाव में कही हुई बात या चुनाव में दिया हुआ भाषण या चुनाव में दिया हुआ घोषणा पत्र चुनावी जुमला है। इसलिए इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के बारे में इस तरह की कोई भी इतिहास में कोई बात सामने नहीं आई है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई चुनावी जुमला है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य मंदिर भी बन गया है, तो राम मंदिर का मुद्दा तो हमें लगता है ख़त्म हो गया। अब एक नया मुद्दा लाया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी गठबंधन। दूसरा ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, आप लोगों से पैसा छीन करके उन्हें दे दिया जाएगा। क्या ऐसी कोई विचारधारा है क्या गठबंधन की? देखिए, गठबंधन की नहीं, सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट ने सर्वे कराया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे में ये बात कही गई है कि मुसलमानों के इस मुल्क में जो हालात हैं वो दलितों से भी बदतर हैं। अगर दलितों से बदतर है तो मुसलमानों को के इन हालातों को बेहतर करने के लिए सरकारों को जो भी तरीके अपनाने होंगे वो तरीके अपनाए जाएंगे। तो इसमें कोई भाई, सच्चर कमेटी की सिफारिश जो उनकी रिपोर्ट है वो तो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, वो कोई पब्लिक का डॉक्यूमेंट नहीं है। और गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और उस गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भरोसा
गवर्नमेंट को करना है। और हालात बदलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को जो लगता है कि इन हालात, जो मुसलमानों के हालात हैं उनको बदलने के लिए हमें इन योजनाओं को लाना चाहिए, वो योजनाएं ला रहे हैं। गठबंधन के लोगों को लग रहा है कि ये योजनाएं आनी चाहिए, ये योजनाएं आनी चाहिए, वो योजनाएं लाई जा रही हैं। किसी का हक कोई नहीं मारता है। एक बहुत छोटी सी कहानी, छोटी सी बात आपको बताएं। आपके घर में अगर 5 बच्चे हैं और आपके पास सिर्फ 4 बच्चों का खाना है और 5वें बच्चे का आपके पास खाना नहीं है, तो ये बात जगजाहिर हो जाएगी कि आपका एक बच्चा भूखा रहने वाला है। अब सियासी लोग, चालाक लोग ये काम करते हैं कि 4 बच्चों को खाना खिला दिया और एक बच्चे को भूखा रखा और उससे ये कह दिया कि आपके हिस्से का खाना बड़ा वाला बेटा खा गया, आपके हिस्से का खाना छोटा वाला ये वो सभी लोगों से बता रहे होते हैं। लेकिन असल में ये आपकी क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 5 बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर सकें। इस देश की जो 70 से 80% की आबादी इस देश की है, उस आबादी को किस बात का डर है? 20% लोगों से डर है। इस 80% की आबादी में आप बताइए कि सरकार में एक बड़ा हिस्सा 80% आबादी का, सरकार में मंत्रियों का बड़ा हिस्सा 80% आबादी का, सरकार में जो राज्यपाल है वो बड़ा हिस्सा 80% आबादी का, फिर ये 20% लोगों से किस बात का डर है? 20% लोगों को आरक्षण की अगर आप बात कर रहे हैं कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये स्टेट की बात है। लोगों को तय करना है, सरकारों को तय करना है कि आरक्षण देना है या नहीं देना है। आपको लगता है कि नहीं देना है, आप मन से कह रहे हैं कि नहीं देना है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस देना चाहती है? कांग्रेस कहाँ देना चाहती है? क्या उसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस देना चाहती है? तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इन तमाम भाषणों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सिर्फ एक जुमले की तरह देखा जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अच्छा, आप पर यह भी आरोप है कि आप मुसलमानों को या यहाँ के जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी रुचि के मुताबिक उनको खाने पीने की आज़ादी देना चाहते हैं। क्या मतलब है इसका पॉलिटिक्स से? खाने पीने की आज़ादी तो इस पूरी दुनिया में सभी को है, सभी को खाने पीने की आज़ादी है। जो खाना चाहे खाए। जो नहीं कहा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार मुसलमानों को उनकी रुचि के अनुसार या पिछड़े वर्ग को या अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खाने की स्वतंत्रता देना चाहता है, तो क्या ये संवैधानिक गलत है? किसी को मर्जी के नहीं, आप जो सवाल है कि खाना तो रुचि के मुताबिक ही होता है। आप बताइए कि इसी देश के अंदर वाइन को लीगल किया गया है। वाइन लीगल है, वाइन पीना तो लीगल है ना। अगर वाइन पीना लीगल है इस देश में, तो कौन पिएगा कौन नहीं पिएगा ये सरकार नहीं तय करेगी। नहीं, परसों शुक्रवार को बदायूं में एक जनसभा को संबोधित किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार, गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के मुताबिक खाने पीने की आज़ादी देंगे। ये कैसा पॉलिटिकल अभी तक क्या आप बताइए, क्या अभी तक सरकार ने किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस देश के लोग ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोई इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप ये खाएंगे, ये नहीं खा सकते हैं? मेरी जानकारी में तो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन, कोई सरकार का प्रस्ताव या कोई ऐसा कानून मेरी जानकारी में नहीं है कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि सरकार द्वारा जिन चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है उन चीज़ों को खाने की मनाही है, जिन चीज़ों को भी प्रतिबंधित किया गया है। अब उनमें सरकार किन चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है, वो तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको सरकार ने प्रतिबंधित किया है। कोई राष्ट्रीय पशु है अगर तो उसको प्रतिबंधित किया गया, आप नहीं खा सकते हैं, उसको मार नहीं सकते हैं। और अगर किसी की आस्था से जुड़ा हुआ कोई पशु है तो उसे मारकर आप नहीं खा सकते हैं। तो ये तो एक आस्था की बात है, किसी की आस्था जुड़ी हुई है। तो इस हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब, हजारों साल पुराना यहाँ का इतिहास रहा है कि हम कभी किसी की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, आप देखते हैं कि इस देश में कभी भी वाइन पीने वाले व्यक्ति ने नॉन पीने वाले व्यक्ति के सामने बैठकर वाइन नहीं पी। ये हम लोग करते चले आ रहे हैं। अभी होली, दीपावली सब होता है,
होली में रंग खेला जाता है, तो तमाम ऐसे गैर मुस्लिम साथी हैं जो रंग खेलते हैं, लेकिन किसी भी त्यौहार पर कभी भी मेरी जानकारी में ये मामला नहीं आता है कि किसी ने किसी की बिना मर्जी के उसके रंग लगा दिया हो। आपने कभी रंग खेला होली के मौके? नहीं, हमने कभी नहीं खेला। तो आपने क्यों नहीं खेला? नहीं, हमने कभी नहीं खेला। बस अब ये कोई मतलब वो कोई इशू थोड़ी ना है, हमने कभी नहीं रंग खेला। हाँ, अलबत्ता कभी हमारे दोस्त हुआ करते थे, रुपेश कुमार शर्मा जी, वो हमारे घर आते थे, तो थोड़ा सा एक ये होता था कि आज होली है, थोड़ा सा रंग लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम किसी की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेंगे। जिस जिस व्यक्ति मिल्लत बराबर है। बिल्कुल, गंगा जमनी तहजीब यही कहती है। गंगा जमनी तहजीब ये कहती है कि हम लोगों की आस्थाओं का ख्याल रखते हुए अपनी आस्थाओं को धरातल पर लाएंगे। अच्छा वकील साहब, एक चौथे चरण में अपने वहाँ चुनाव होना है। अब तक जहाँ जहाँ भी चुनाव हो चुके हैं, आपने आंकड़े देखे होंगे, इस बार वोट का प्रतिशत बहुत कम जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वोटरों में उदासीनता। जब वोटर उदासीन होता है तो उसका वोट ऑफ परसेंटेज कम पड़ता है, और वोटर की जो उदासीनता है वो वर्तमान की जो सरकार चल रही है, जो सत्ता पक्ष है, उससे वोटर बहुत उदासीन है। उदासीन इसलिए है क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने रोजगार की बात कही थी, इन्होंने 15 लाख की बात कही थी, इन्होंने अच्छे दिन की बात कही थी, लेकिन वो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए वोटर उदासीन है। राम लला विराजमान हुए, पूरे देश ने स्वागत किया, हर वर्ग के लोगों ने स्वागत किया, है ना। सबने खुशी जताई कि भाई किसी की आस्था है और राम तो सभी के होते हैं। वो आए, देश ने खुशी जाहिर की। इसको पॉलिटिकल इशू बनाने का कहाँ तक औचित्य होना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उस आदेश का अनुपालन किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसका उस समय भी स्वागत हुआ था, आज भी स्वागत हो रहा है, और निरंतर स्वागत होता रहेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन वकील साहब आपसे पूछेंगे। आप भी इधर उधर जाते हो, हम लोग भी जाते हैं, जनता से मिलते हैं, देखते हैं। इस बार जनता खामोश है, कहीं इलेक्शन का घमासान जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कोई बोलने को तैयार नहीं है, कहीं कोई इलेक्शन लग ही नहीं रहा है, इलेक्शन हो रहा है। इतनी शांति क्यों है? इतनी शांति कभी किसी इलेक्शन में नहीं होती थी, क्या वजह है? देखिए, जब जनता के मन में मौजूदा सरकार के प्रति गुस्सा होता है, जब जनता के मन में ये होता है कि हमें सरकार बदलनी है, तो जनता बहुत खामोशी से सरकार बदलने का काम करती है। हमेशा से यही होता चला आया है, क्योंकि ये चुनाव इस बार जो होने जा रहा है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस किसी भी महत्वपूर्ण काम को आप बहुत सीरियसली करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जब काम होता है तो आप बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। जनता काम ज़्यादा करने जा रही है, आपको दिखाई पड़ रहा हो न पड़ रहा हो, आप किनसे मिले, कहाँ मिले, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जनता चुनाव लड़ने लगी है, और जनता ने तय कर लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनानी है। मतलब खामोश समंदर, चुप है हवा, तूफान की अलामत होती है। बिल्कुल बिल्कुल यही होने वाला है। आप जो चीज़ सोच रहे हैं, आप जो आंकड़ों में देख रहे हैं, वो तमाम आंकड़े इस बार धराशायी होने जा रहे हैं, और पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। अच्छा सर, एक सवाल जनता कर रही है। आप समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी के जो नुमाइंदा जो आपका है यहाँ से लोकसभा से, उत्कर्ष वर्मा, कस्बा खीरी और आसपास की जनता सवाल कर रही है उत्कर्ष वर्मा जी से कि उत्कर्ष वर्मा जी पिछली बार 2 बार विधानसभा का चुनाव हारे हैं, और इन दिनों में उन्होंने कहीं क्षेत्र में और लोगों से मुलाकात नहीं की। उन्होंने इस क्षेत्र को क्यों भाई बेसहारा छोड़ दिया, अलग रहे, और आज एकदम से लोकसभा के चुनाव में दिखाई दे रहे हैं? ये जनता सवाल कर रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है? आप जो जनता का सवाल लेकर आए हैं, देखिए हम आपको बता दें कि इस पूरे लोकसभा चुनाव में, इस पूरे जो लोकसभा चुनाव जब से ऐलान हुआ है, आप बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो खीरी कितने बार आए? नहीं, मेरा मतलब कहने का है कि लोकसभा भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इनका तो यहाँ भारी भरकम वोट है, और काफ़ी तादाद में सारे लोग, मानिए ज़्यादातर प्रतिशत में कस्बा खीरी की अगर बात करें तो सभी लोग भारी भारी बहुमत से यहाँ से वोट जाता है उनको, और उसके बावजूद भी उन्होंने कस्बे खीरी की तरफ नज़र नहीं दौड़ाई। तो लोगों का एक सवाल उठता है। देखिए, जब चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जब कोई लड़ रहा होता है, तो उस चुनाव लड़ते समय एक बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है,
नहीं, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब वो 10 साल नहीं रहे। 10 साल जब वो नहीं रहे तब भी वो जनता के बीच लगातार बने रहे और जनता के बीच आते रहे, जनता के बीच बात करते रहे। जनता ने उन्हें 2 बार विधायक बनाया और जनता ने उन्हें 2 बार सेकंड नंबर पर रखा, दूसरे नंबर पर रहे हैं वो। लेकिन वो तो कहीं नज़र नहीं आते, लोग का कहना है। अरे भाई, आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं नजर आते। इस लोकसभा चुनाव में कस्बा खीरी में इस लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद कस्बा खीरी में कम से कम 5 बार आ चुके हैं। तभी बाद में ही नजर आए, लेकिन इतने दिनों में तो कहीं बीच में नजर नहीं इतने आए। दिनों में हर बार ईद के मौके पर कस्बा खीरी में आते रहे, हर बार ईद के मौके पर ईदगाह पर लोगों से मुलाकात करते रहे, हर बार ईदगाह पर मुलाकात करते रहे, लोगों से मिलते रहे। और कस्बा खीरी के किसी भी व्यक्ति ने कभी भी कोई समस्या बताने का उनको काम किया तो जो संभव उनसे मदद हो सकी उन्होंने किया। और जहाँ तक आप बात करें कस्बा खीरी की कि ये उनका गढ़ है, ये उनका घर है, तो मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में अपने घर में उनको वोट मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर वाले खुद उनके लिए वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये एक जो उत्कर्ष वर्मा मधुर है वो हमारे घर के प्रत्याशी हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, इन्हें चुनाव जिताने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल और सुगबुगाहट होती है इधर उधर कि समाजवादी पार्टी में 2 नेता हुआ करते थे, रवि प्रकाश वर्मा जो विधायक जो संसदीय क्षेत्र से, और विधायक की विधानसभा क्षेत्र से उत्कर्ष वर्मा, और रवि प्रकाश वर्मा तो अब कांग्रेस में चले गए, बचे अकेले ये। तो कांग्रेस और इनके गठबंधन में तय हुआ कि यहाँ की सीट इनके खाते में जाएगी। तो जो विधायकी का चुनाव लड़ते थे उन्हीं को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। तो लोगों में सुगबुगाहट कई बार ये हो रही है कि क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई दूसरा नेता नहीं है, एक ही नेता है, वही विधानसभा में वही लोकसभा में दिखता है। देखिए, ऐसा है कि जो प्रत्याशी होते हैं उनका चुनाव या उनका चयन पॉलिटिकल डेमोग्राफी के जरिए किया जाता है। पॉलिटिकल डेमोग्राफी लखीमपुर खीरी की ये कहती है कि यहाँ से ये उम्मीदवार होना चाहिए। देखिए, पूरे देश की राजनीति में आप देख लीजिए कि पूरे देश की राजनीति में सीटों पर प्रत्याशियों का जो चयन किया जाता है वो वहाँ की लोकल पॉलिटिकल डेमोग्राफी की जो जनसांख्यिकी होती है उसके आधार पर किया जाता है। तो खीरी लोकसभा क्षेत्र में जनसांख्यिकी के आधार पर उत्कर्ष वर्मा मधुर का चयन किया गया है और युवा प्रत्याशी हैं, MBA किए हुए हैं, मैनेजमेंट की इनको बढ़िया जानकारी है, विधायक रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, सियासी जानकारी है। जो खीरी लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर तमाम लोगों को वो पर्सनली जानते हैं, युवा जोश है, इसलिए इनका चयन किया गया है। और ये चयन क्रांतिकारी चयन है अखिलेश जी का, और ये क्रांतिकारी चयन बता रहा है कि इस बार लखीमपुर खीरी की जनता, लोकसभा क्षेत्र खीरी की जनता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हराने जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हराने जा रही है, मतलब आप कह रहे हैं कि खीरी की लोकसभा खीरी की जनता बदलाव कर रही है, पूरे देश की जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल बदलाव चाहती है। देखिए, ऐसा है, ये पूरे देश में जो चुनावी मुद्दे हैं वो सेट हो चुके हैं, पूरे देश में चुनावी मुद्दे सेट हो चुके हैं। अब लोगों को रोजगार चाहिए, अब लोगों को शिक्षा चाहिए, अब लोगों को जुमलेबाजी नहीं चाहिए, अब लोगों को जो मुख्य जो समस्याएं हैं, जो मेन परेशानियां हैं, उनसे निजात चाहिए। आप देख रहे हैं महंगाई कहाँ पहुंच गई, 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये का बिक रहा है। आप ये देखिए तमाम तरह महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंचती चली जा रही। और आप देखिएगा कि जिस स्पीड से महंगाई, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं महंगाई का माँ बोल रहे हैं, क्यों नहीं महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। 2047 का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर दिया, वो बताएं 2047 में पेट्रोल कितने में बिकेगा, वो बताएं 2047 में गैस सिलेंडर कितने का बिकेगा, वो बताएं 2047 में इस देश में कितने जो नौजवान हैं वो रोजगार से जुड़ जाएंगे। केवल 2047 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2014 भी तो लक्ष्य निर्धारित किया था आपने, 2025 भी तो लक्ष्य निर्धारित किया था आपने। 2025 से पहले 2024 में चुनाव हो रहा है, क्या बदलाव आ गया है? कोई बदलाव नहीं आया है। आप देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप बात करते हैं कि हम गल्ला दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। आखिर इस देश में 80 करोड़ लोगों को गल्ले की आवश्यकता क्यों है? क्यों आवश्यकता है?
80 करोड़ लोग तो इस देश के ऐसे होने चाहिए जो खुद लोगों की मदद कर रहे हों। इसका मतलब है कि इस देश में जो 80 करोड़ लोग हैं, अगर उनको गल्ला नहीं मिलेगा तो उनके सामने परिवार चलाने का संकट आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस देश के 80 करोड़ लोग इस गल्ले के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोगों को गल्ले की आवश्यकता है, तभी तो आप गल्ला दे रहे हैं। दूसरी बात, आप गल्ला दे रहे हैं, आप हमको बताइए, जितना गल्ला दे रहे हैं उससे 3 गुने ज़्यादा तो आप जीएसटी ले रहे हैं, उससे 3 गुने ज़्यादा जीएसटी ले रहे हैं। गैस सिलेंडर, अभी आप बताइए, बहुत से ऐसे गाँव में आप चले जाइए जहाँ लोग आपको ये बताते मिलेंगे कि गैस सिलेंडर तो उज्ज्वला योजना में मिल गया, लेकिन एक बार मिला उसके बाद दोबारा मौका ही नहीं मिला, पैसा ही नहीं इकट्ठा हो पाया कि हम दोबारा उसकी रिफिलिंग करा सकें। तो महंगाई कितनी बढ़ती चली जा रही है। हम आप एक साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं, ये कह देना बहुत आसान है संसद भवन में कि हम प्याज नहीं खाते हैं, हम लहसुन नहीं खाते हैं, इसलिए हमको इसकी जानकारी भी नहीं कि उसका रेट क्या है। लेकिन आप धरातल पर पहुंचिए, 140 करोड़ की जो जनता है उससे बात करिए और देखिए कि वो किस गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके सामने कितना बड़ा संकट है, उनके सामने कितनी बड़ी परेशानियां हैं। बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने आजकल जो मौजूदा हालात की राजनीति है, क्या चल रहा है, इस पर डिस्कस की। और आखिर में हम चाहेंगे, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि 2024 का ये चुनाव हमारे देश में एक ऐसे मौके पर ये चुनाव हो रहा है जब देश दो राहें पर खड़ा है। एक राह तरक्की खुशहाली की है और एक वो राह है जो आपको मुश्किलों में डाल सकती है। एक वो रास्ता है जहाँ से महंगाई बढ़ती चली जाएगी और एक वो रास्ता है जहाँ से आपके परिवार में जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल रोशन होने वाला है। इसलिए इस बार के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन तमाम प्रत्याशियों को चुनाव जिताएं, उनको वोट दें और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं, जिससे आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन मुस्तकबिल में तब्दील हो सके। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका। वकील साहब ने बताया कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। अब ये देखना है 13 तारीख को जनता क्या फैसला लेगी और उसका क्या परिणाम होगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार।